नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। आम बजट आ चुका है। यह बजट जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है, क्या फायदे हैं इसके, और कुछ खास मंत्रालयों के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। अभी हमारे साथ में बातचीत करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम जी मौजूद हैं इस समय। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। संसद टीवी पर आपका पहला जो रिएक्शन है सर, आप खुद वहाँ पर गवाह के तौर पर मौजूद थे जब वित्त मंत्री अपने बजट भाषण को पढ़ रही थी, क्या प्रतिक्रिया आपकी? ये भारत का एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए ये बजट है। विकसित भारत जो प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान दिया है और उसको मद्देनज़र रखते हुए सभी चीज़ में इसमें कैसा आत्मनिर्भरता आए और लोगों का काम हो, इसके लिए ये बजट है। ये गांव गरीब किसान के लिए बजट है, युवा के लिए बजट है, छात्र के लिए बजट है, महिलाओं के लिए बजट है, और ये उद्यमी व्यक्ति जो स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्री में काम करने वाले, ये लोगों के लिए बजट है। ये एक बहुत क्रांतिकारी बजट है, एक बहुत स्वागत योग्य बजट है ये। वित्त मंत्री जब अपने बजट भाषण को पढ़ रही थी तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि कुछ ठोस फैसले लिए गए हैं लेकिन इसके बड़े आर्थिक सुधार होंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, निश्चित है। आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्पेंडिंग होगा, टूरिज्म में स्पेंडिंग होगा, स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्री इसमें सब स्पेंडिंग होगा, डिफेंस बजट, डिफेंस प्रोडक्शन में महत्व दिया गया है। ये कम बड़ा बात नहीं है, ये बहुत बड़ा बात है और बहुत बढ़िया अमाउंट भी दिया गया है और ये बहुत लाभदायी होगा। सर, हम बात करते हैं आर्थिक सुधारों के बारे में। अभी बहुत महत्वपूर्ण है, हम आपके मंत्रालय तक भी आएंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो एक मंत्री होने के नाते हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं। आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आपने की है, आपने कहा है आर्थिक सुधारों के बारे में बात आपने की है। सर, एक और वर्ड है एमएसएमईज, जिस पर कि इस बजट में सबसे ज़्यादा बात हुआ है, बात भी हुई है और एलोकेशन भी हुआ है। काफ़ी एक अच्छा फंड एलोकेट किया गया है। तो मुझे समझा सकते हैं कि ये क्या सोच है आपकी सरकार की? एमएसएमईज, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना, एमएसएमईज स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाना, इसको कैसे देखें? ऐसा है कि बड़ा बड़ा भारी उद्योग लगाने से आपका बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन उसका तुलना में जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो उतना नहीं होता है और वो एक बड़ा एरिया स्पेसिफिक होता है। स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइज जो इंडस्ट्री होता है ये पूरा स्केटेड होता है और ये छोटा है सही, लेकिन जितना पैसा हम बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में खर्चा करते हैं उसका हम कई गुना कम पैसा में हम बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं और उनका एरिया में दे सकते हैं। इसमें डिस्प्लेस नहीं होता है। आप एक आदमी आपका दिल्ली, मुंबई या बड़ा बड़ा शहर में जाएगा या बड़ा कोई उद्योग बन रहा है वहीं जाएगा तभी वो काम कर सकता है, लेकिन ये स्मॉल एंड माइक्रो और ये इंडस्ट्री जो है वो अपना घर में भी कर सकता है, अपना एरिया में कर सकता है, अपना जिला में कर सकता है, अपना ब्लॉक में कर सकता है। तो ये स्केटेड होता है और ये आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक टाइप का बैलेंसिंग करता है, बैलेंस लाता है। तो इसलिए ये स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्री को महत्व देना ये आवश्यक है। इनकम टैक्स के स्लैब में तो देखिए सर इस बार कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट जो है 60 साल पुराना जो एक्ट है उसको आप लोगों ने बदल दिया, वित्त मंत्री ने बदल दिया है और कह रहे हैं कि इसके कुछ दूरदर्शी परिणाम हमें देखने को मिले। निश्चित है। क्या बातचीत हुई सर? आप देखिए, अभी जो इनकम टैक्स में मैनुअल इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। व्यक्ति जाके जो आपको परेशान करते थे ऐसा नहीं है। आपका जो भी इनकम टैक्स में अभी आपका कोई अगर माने ये टेक्निकली है, आपका जो आप फाइल किया है, आपका रेट रिटर्न जो आप फाइल किया है उसी के आधार पे होगा और ये बिल्कुल टेक्निकली होगा। तो इसलिए डायरेक्ट एक टाइप का ऑफिसर्स का इन्वॉल्वमेंट ये नहीं है। इसके कारण कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। लोग जानते हैं कि हमको यहाँ परेशानी भोगना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए रियल अच्छा तरह से माने
उसको वो लोग को फाइलिंग कर रहे हैं और रिटर्न दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी ये है कि कॉन्फिडेंस, जनता का एक विश्वास, उसका आत्मविश्वास, सरकार के प्रति भरोसा, ये जो चीज़ है इसमें से आप आएगा और ये बहुत आपका लाभ देगा। बजट के पहले इस बजट को कैबिनेट में रखा जाता है, राष्ट्रपति मंजूरी देती हैं और इसके बाद बजट भाषण के बाद भी आप लोगों ने कई चर्चा की होगी। मुझे क्या आप सर ये बता सकते हैं कि जो ये एक्ट है, एक्ट में तो चलिए बदलाव आ चुका है, लेकिन वो लोग जो सचमुच ईमानदार नहीं है, जो ईमानदार टैक्स पेयर्स है, उनके लिए तो कहा ही गया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में भी आप कुछ नॉमिनल से चार्जेस हैं, आप जो है उसके बाद आप पे कर सकते हैं। लेकिन जो अभी भी कुछ बीच बचाव कर रहे हैं या फिर वैसे लोग जो कि ओवरसीज जिनकी इनकम है, जो दूसरे जो बाहर के देशों में जिनकी इनकम है, जिसको वो लोग छुपा कर चल रहे थे, तो उसके उन लोगों के लिए इस एक्ट में आने के बाद में बड़े बदलाव आ सकते हैं। सर, उन लोगों को दिक्कत हो सकती है, क्या कहेंगे? सरकार को दंड देने का अधिकार है, लेकिन सरकार को सुधारने का भी आवश्यक है। तो अगर मान लीजिए किसी कारण से किसी व्यक्ति ने वो छुपा के रख रहा है या सरकार के प्रति विश्वास नहीं कर रहा है, तो सरकार उनके प्रति कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना और उनको प्रोत्साहन देना, उनका मनोभाव परिवर्तन करना, ये भी हमारा काम है, सरकार का काम है। तो इसलिए ये एक टाइप का ये प्रयोग है, मेरा ख्याल से अच्छा परिणाम इसका आएगा। जी, अच्छा परिणाम और दूरदर्शी हम इसका रिजल्ट की इसकी हम आशा जो है वो कर सकते हैं। सर, वित्त मंत्री ने एक महिला होने के नाते 9वीं बार बजट पेश किया है। आज इस बात की भी चर्चा काफ़ी रही संसद भवन में। आपने कैसे महसूस किया इसको, और क्या इस बारे में आपने जाकर के उनको बधाई दी, बातचीत हुई आपसे? ये केवल वित्त मंत्री भी 9वीं बार पेश किया ऐसा नहीं है, ये प्रधानमंत्री भी परमानेंट है एक टाइप का। प्रधानमंत्री भी वही हैं और वित्त मंत्री भी वही हैं जो कि 9वीं बार आपका संसद में बजट पेश किया है। तो ये ऑल टाइम रिकॉर्ड है, ये ऑल टाइम रिकॉर्ड है, ये अच्छा है। और शी इज ए वेरी कॉम्पिटेंट मैंने मंत्री, प्रधानमंत्री का भी जो मार्गदर्शन इस देश के लिए वो बहुत बड़ा चीज़ है। महिलाओं पर भरोसा जताना सर इस सरकार का हम कई क्षेत्रों में हम देख चुके हैं, और इसको आप कैसे देखते हैं? चाहे मंत्रालयों की बात करें, चाहे हम डिफेंस की बात करें, चाहे हम पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में बात करें, एक अलग भूमिका में हम देख रहे हैं, एक विजन है आप लोगों का। वैसे तो भारतवर्ष में महिला का आदर सम्मान, जो उनका स्थान जो है बहुत ऊंचा में है। ये पहले भी रहा है, बीच बीच में कुछ लोग अंग्रेजी के प्रभाव में आके ऐसा है वैसा है इस लाइन में देखते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। महिला इक्वली कॉम्पिटेंट है या मोर देन कॉम्पिटेंट है बोला जा सकता है, ये हम दावा के साथ बोल सकते हैं। चलिए सर, हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब आपके मंत्रालय की, क्योंकि जब भी बजट पेश होता है तो हर मंत्रालय की अपनी एक अलग आशा होती है, आपकी भी रही होगी। बहुत बढ़िया। एक तो हमारा सभी माने ओवरऑल बजट में बढ़ोतरी है, स्कीम वाइज भी सब स्कीम में बढ़ोतरी है। उसके साथ साथ एक नया चीज़ हम लोग को मिला है, वो है कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक महिला हॉस्टल बनेगा। जो हमारा बहनें माताएं जो पढ़ नहीं पाते थे और उनको हायर एजुकेशन में उनको जाके शहर में एजुकेशन परस्यू करना ये संभव नहीं था, क्योंकि आपको किराया देना पड़ेगा, मकान मिलना, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये बहुत सारे चीज़ होता था। अभी इसके कारण जो महिला एक पर्टिकुलर लेवल तक जाने के बाद वो जो और हायर पढ़ने के लिए जो इच्छा रखते थे वो नहीं हो पाता था, अभी ये संभव होगा। तो ये हम लोग के लिए एडिशनल एक लाभ है। बाकी तो सभी स्कीम के हिसाब से हमको जितना पैसा मिलना चाहिए उससे ज़्यादा अलॉटमेंट हुआ है। क्या आपने इस योजना का जिक्र कई बार किया है, पहले भी किया है कि ये आप लोगों के विज़न में और प्रधानमंत्री के विज़न में ये जो योजना है खास करके लड़कियों के लिए रही है, इसका क्या फ़ायदा होगा सर, और इसका जो रोड मैप एक तैयार किया जाएगा उसमें क्या भूमिका होगी, कैसे आप लोगों का विज़न होगा सर इसमें? देखिए, अभी ट्रैवल का लिटरेसी रेट परसेंटेज वाइज बढ़ा है। हम लोग का इंजीनियरिंग, मेडिकल, हायर एजुकेशन, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट में हमारा आदमी पहुंच नहीं पाते थे बिकॉज ऑफ आपका पढ़ाई में कम होता था, मार्क कम होता था।
अभी ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल हो या धरती आबा हो, पीएन जनमन हो, और ये सब होने के कारण प्री मेट्रिक पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप में हम लोग दिया, ओवरसीज स्कॉलरशिप में दिया। अभी भी सरकार ने और एक घोषणा किया है कि आप विदेश में अगर परस्यू करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आपको सस्ता होगा। पहले जितना कॉस्ट लगता था इतना आपको कॉस्ट करना नहीं पड़ेगा। तो ये सब के कारण हमको बहुत लाभ मिल रहा है, और पर्टिकुलरली महिला लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। आपके ही मंत्रालय की बेहद महत्वाकांक्षी योजना है एकलव्य मॉडल विद्यालय, जिस पर कि प्रधानमंत्री खुद भी बात कर चुके हैं। सर, इस आवंटन से, बजट के आवंटन से या फिर आप लोगों के विचार के बाद में इस एकलव्य मॉडल का फ़ायदा कहाँ तक पहुँचा है और कितना लाभ जो है वो बच्चों तक पहुँच रहा है सर, और आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। हम तो बोलेंगे कि बहुत ही बढ़िया, ये गेम चेंजर है। मैंने पहले भी बात बता चुका हूँ। प्रधानमंत्री जी का सबसे ज़्यादा इच्छा है कि ट्राइबल को एजुकेशन दे दो, बाकी तो वो सब कर लेगा। उसमें सब हुनर है, उसमें कंपटीशन करने का इच्छा है, और वो परिश्रमी है, ऑनेस्ट है, तो इसलिए उनको एजुकेशन चाहिए। तो इसके लिए हम लोग इसको सिंसियरली, बहुत विविडली इसको हम परस्यू कर रहे हैं, बहुत जोर लगा के इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। एरिया स्पेसिफिक है आपका, वो उसका एक हर ये का जोग्राफिकल उनको एरिया दिया गया है, या एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबल दिया है, वो कहाँ कहाँ पढ़ सकता है, कहाँ कहाँ का बच्चे को उसमें ले सकते हैं। तो इसलिए इसमें ये ऑल इंडिया कंपटीशन नहीं है, ये आपका एरिया कंपटीशन है। उस एरिया में आपका स्कूल है, तो उस पर्टिकुलरली 2-3 ब्लॉक या एक ब्लॉक, कहीं कहीं तो एक ब्लॉक ही है, उसमें के से आपको कंपटीशन में एडमिशन में आना है, और उसके बाहर नहीं है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है, एडमिशन करना भी बहुत सरल है। आपका मार्क दोनों है, इंटरव्यू भी है और आपका मार्क माने करियर मार्क, ये सब दोनों को देखते हुए सिलेक्शन होता है। एकलव्य मॉडल स्कूल के बारे में लोगों को जानकारी हो, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, हम लोग का बहुत सारे इवेंट होता है। जैसे आपको बता दूं कि हर साल कुछ ना कुछ हम लोग का इवेंट होता है, और उसमें कल्चरल इवेंट होता है, स्पोर्ट्स इवेंट होता है, बाकी कंपटीशन सब होते रहता है। फिर इंटर कॉलेज, इंटर स्कूल है, ये सब होता रहता है। बहुत बीच बीच में सेमिनार, सिंपोजियम हो रहा है, और आपका कमीशन, बाकी मेंबर लोग भी इसमें जाते हैं। मैं भी स्वयं जाके 2-4 स्कूल में बच्चों के साथ खाना खा के आया है। तो इसलिए ये धीरे धीरे पॉपुलराइज हो रहा है। केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल, ये सब जो आया, उनके लिए समय लगा। हमारा ये ज़्यादा समय नहीं लगा है, लेकिन हमारा ये भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। सर, एक समय था कि जब कोई योजना की शुरुआत हो जाती थी, उसके बाद उसको देखने वाला भी कोई नहीं होता था कि योजना कहाँ पर है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हमारे पास आए हैं। कई राज्यों में हम कई बार शिकायतें सुनते हैं आंगनबाड़ी की या फिर मिड डे मील की। ऐसे बहुत सारी योजनाएं शुरू भी होती हैं और कब ख़त्म हो जाती हैं पता नहीं चलता है। एकलव्य मॉडल जो है, वो जो आपका सबसे सुप्रीम मॉडल है, इसमें कोई ऐसी त्रुटि ना हो, इसके लिए खुद एक मंत्री होने के नाते आप कैसे ध्यान रखते हैं, कैसे फॉलो अप करते हैं? हम इसको मल्टीपल चेक सिस्टम रखा है आपका। मैं तो जाता हूँ प्रधानमंत्री ऑफिस में से, कैबिनेट मिनिस्टर माने कैबिनेट सेक्रेटरीट का लेवल में से, अब कमिटीज ऑफ सेक्रेटरीज है, इसमें हम लोग को बाहरी एजेंसी माने थर्ड पार्टी ऑडिटिंग जिसको बोलते हैं, उसमें भी हम करके इसको देखते हैं कि इसमें क्या कमी है, क्या चल रहा है, और हम कंटिन्यूस इसका इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। इसलिए कोई एक फिक्स नहीं है। फिक्स एक बार हुआ, लेकिन फिर उसके बाद हम लोग उसको रिव्यू करते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है, इसमें से क्या परिवर्तन आना चाहिए। ऐसा हम लोग निरंतर इसमें परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए ये आगे चलेगा, ये बहुत बढ़िया से चलेगा। सर, पीवीटीजीज़ के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। उनको भी एक विशेष मदद की ज़रूरत है, मतलब जो बिल्कुल अति पिछड़े वर्ग में जो आते हैं। जी जी बिल्कुल। तो सर, उनके लिए अभी फ़िलहाल कितने और पहल किए गए हैं? क्या कुछ नए कार्यक्रमों को जोड़ा गया है जब से इसकी शुरुआत हुई है? और अभी इस बारे में क्या आपके पास में? ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिया है हम लोग को, और बाकी भी रिजल्ट देगा। इस साल का भी बजट में भी अच्छा प्रावधान किया गया है। जो भी कमी है, हम आपका उनका पूरा स्कूल,
आपका रोड, पेयजल, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल मेडिकल यूनिट, ये सब हम लोग उसमें प्लानिंग करके रखे हैं और उसको रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रहा है। डैशबोर्ड है उसमें और गति शक्ति में भी मॉनिटरिंग हो रहा है। प्रधानमंत्री ऑफिस इसको डायरेक्ट भी देख रहा है। तो इसलिए हम अच्छा परिणाम हम उसको आशा रखते हैं और अच्छा परिणाम देगा ऐसा लगता है। सर, पीएम जनमन की जब हम बात करते हैं तो कई जनजातीय समूह हैं जो कि विलुप्त होने की भी कगार पे हैं जी। उनके लिए भी सर आप लोगों ने हाँ, कई उसके लिए भी हम लोग किया है। कुछ अगर सर आप विस्तार से अगर हमें नहीं, उसमें से देखिए आपका जैसा अंडमान निकोबार में 2-3 हैं, आपका थारू बक्सा है, इसमें पहाड़ी इलाका में पहाड़ी कोरबा और ऐसा बिरहर और मुंडा ये सब हैं। लेकिन उसमें से हम कंटिन्यूसली उनका वंश वृद्धि हो, वो डिस्टिंग्विश के कागार पे ना आए, वैसे ना हो, इसके लिए निरंतर हम काम कर रहे हैं। सर, आज बजट में सर एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हुई है और घोषणा है रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर। ओडिशा के जो जनजातीय युवा हैं, मुझे बता सकते हैं सर कि रोजगार के इस कॉरिडोर के बाद उनके लिए कितने बड़े अवसर खुले? देखिए, आप ऐसा है कि हमारा ज़मीन का नीचे खनिज संपदा है, हम उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं, बेच नहीं पा रहे हैं। तो इसके कारण हमारे को जो राज्य सरकार को जो इकोनॉमिक उनको मिलना चाहिए, उनको नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू जो मिलना चाहिए, वो मिलता नहीं है। अगर सरकार के पास अगर 1000 करोड़ रुपया है तो अभी का इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण, ये इस कॉरिडोर के कारण 5000 करोड़ रुपया का उनको बजट का अवेलेबल होगा या खर्च करने के लिए होगा। मतलब 5 टाइम ज़्यादा होगा या 10 टाइम कहीं कहीं होगा। तो ये जब सरकार के पास पैसा आएगा तो सरकार स्पेंडिंग करेंगे, सरकार खर्चा करेंगे पब्लिक के बेनिफिट के लिए और ये लाभ में आएगा। तो जब स्पेंडिंग होगा तो ऑटोमेटिक युवा के लिए, बाकी लोगों के आपका काम मिलेगा, हम लोग को ट्रांसपोर्टिंग में काम मिलेगा, हम लोग का रेजिंग में काम मिलेगा, बाकी सब एक्टिविटी में हम लोग को काम मिलेगा, डेवलपमेंट आएगा। तो इसमें हम लोग को बेनिफिट मिलेगा। कि हर एक राज्य पर जो बहुत बारीकी से ध्यान दिया जाता है, जैसे कि मैं ये रेयर अर्थ के बारे में ही अगर बात करूँ, इस कॉरिडोर के बारे में बात करूँ, सुनने में तो लग रहा है कि ये उड़ीसा के लिए एक योजना है, लेकिन इस तरफ भी सोचा गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये आपका 4-5 स्टेट को जोड़ेगा। आपका वैसे तो फायदा तो सर उड़ीसा के तो युवाओं को तो मिलेगा सर इसके। बिल्कुल मिलेगा, तमिलनाडु को भी मिलेगा, आपका केरल को भी मिलेगा, आंध्र को भी मिलेगा, उस लाइन में जो हैं आपका उनको भी मिलेगा। आपका वाटरवेज जो है ये भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है और ये भी आपका ट्रांसपोर्टिंग में काफ़ी मददगार होगा। आपका ट्रांसपोर्टिंग का वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो मतलब क्या है, उसमें गाड़ी ज़्यादा लगेंगे, जहाज़ ज़्यादा लगेंगे, बंदरगाह में एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसमें ज़्यादा आदमी को एम्प्लॉयमेंट होगा, ये ऑटोमेटिक है। तो इसलिए इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नाम है, एक वार्ड है, लेकिन आपका इसका पीछे का जो एक्टिविटी है उसके जो जानकारी रखते हैं वो जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। और सर अगर मैं बात करूं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, उसको भी बढ़ाया गया है इसमें, तो इससे उड़ीसा के जो जनजातीय जिलों में जो बुनियादी ढांचे में क्या इसके बाद बदलाव देखने को मिलेगा सर? डेफिनेटली मिलेगा। धरती आबा तो वही काम है, धरती आबा में हम 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, ये हम लोग बताया है, लेकिन उससे भी आगे बढ़ सकता है, उसमें भी ज़्यादा पैसा हम स्पेंडिंग कर सकते हैं। धरती आबा का कैसा रिस्पॉन्स है? धरती आबा का भी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। आपका 549 जिला, 2911 आपका ब्लॉक और 63,000 गांव, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। सर क्या आप मानेंगे कि इस बार के बजट में उड़ीसा पर खास ध्यान दिया गया है? मैं तो भाग्यशाली मानूंगा और धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री को कि उड़ीसा का डेवलपमेंट में जो हम लोग थोड़ा गैप था, लंबा गैप था, उसको पाटने के लिए हमको मदद मिला है, घोषणा हुआ है और ये कार्यान्वयन होगा, मेरा पूरा विश्वास है। सर जो जनजातीय कारीगर होते हैं उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है उन कारीगर्स की, तो सर जब एमएसएमई के ग्रोथ फंड को बढ़ाया गया है तो उसका कैसे फ़र्क आप देखते हैं, सीधे सीधे जनजातीय कारीगर्स को कैसे लाभ मिलेगा? एमएसएमई बहुत छोटा यूनिट में भी, माइक्रो लेवल में भी काम होगा
तो हम तो बड़ा बड़ा 50 करोड़ 100 करोड़ 150 200 करोड़ का काम करने का हम लोग का कैपेसिटी बहुत कम है कुछ लोगों का जनजाति में भी, लेकिन हम 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख 5 लाख ये सब छोटा छोटा काम करने के लिए हम सक्षम हैं, हमारा उसमें हम हिम्मत के साथ कर सकते हैं। तो ये जो स्पेंडिंग है, ये स्पेंडिंग बहुत जनजाति के लिए भी फायदेमंद होगा। कि भारत के विजन में विकास तक पहुंचाने के लिए जो जनजातीय समुदाय हैं उनकी भूमिका कैसी होगी और आप कैसे देखते हैं? वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और ले रहे हैं भी। आपका जनजाति का सब इंडिकेटर, आपका हेल्थ इंडिकेटर, एजुकेशन का इंडिकेटर, बाकी जो रोड कम्युनिकेशन, ये सब में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है और काफ़ी बड़ा योगदान होगा इसमें। सर, कई बार देखा जाता है कि जिन जनजातीय समुदायों को आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें ही कई बार अनदेखा किया जाता है। तो मैं सर आखिर में आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि एक मंत्री होने के नाते सर आप इस तरफ कैसे अपनी नज़र बनाकर? नहीं, हम लोग क्यों अनदेखा करेंगे? हम तो बोला ना 63,000 गाँव में से जो प्रोजेक्ट प्रपोजल जनरेट होके ऊपर आएगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसमें अनदेखा होने का चांस नहीं है। हम आदि कर्मयोगी इसके लिए बनाए हैं, खाली सरकार काम करेगा तो नहीं होगा। हमको जनता का भी भागीदारी होना चाहिए, उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनका सजेशन होना चाहिए, उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इसके लिए हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। कि जो एक्सपेक्टेशन आपकी रही होगी या फिर आपके मंत्रालय की रही होगी, तो आप अगर ईमानदारी से हमें बताएं कि इस बजट से कितनी वो पूरी हुई है और आपको कैसा लगा ये? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, पूरा 100% से भी ज़्यादा हम लोग का जितना एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा हम लोग को मिला है और हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारा कम्युनिटी को बेनिफिट कैसे मिलेगा इसके लिए पूरा दम के साथ काम करेंगे, पूरा शक्ति के साथ काम करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर संसद टीवी से बातचीत करने के लिए, और उम्मीद है कि जिन जनजातीय समुदायों को आप आगे बढ़ाने का सपना देख रहे हैं या फिर हमारा देश देख रहा है वो जल्द पूरा हो और उसका फ़ायदा जो है वो आने वाले समय में ज़रूर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप सब देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।